तो आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के भाई रोहन में। आज हम शुरुआत करेंगे मध्यकालीन इतिहास की। हमने इससे पहले बात कर चुके हैं प्राचीन भारत के बारे में, प्राचीन इतिहास के बारे में हम जान चुके हैं। आज हम उससे आगे का इतिहास जानेंगे, मध्यकालीन इतिहास, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले भारत में इस्लाम की स्थापना है, इस्लाम का प्रचार कैसे हुआ, या अरबों के आक्रमण, तुर्कों के आक्रमण, हम इनके बारे में जानेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अरबों के आक्रमण से। भारत में अरबों के आक्रमण कैसे हुए, क्यों हुए, तो हम जान लेते हैं भारत में अरबों के आक्रमण। आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत में अरबों का आक्रमण। सबसे पहले हम जानेंगे, अपने चैप्टर को शुरुआत करने से पहले ये जानेंगे कि भारत पर अरबों के आक्रमण के स्रोत की जानकारी कहाँ से मिलती है, कि भारत पर अरबों ने आक्रमण करा था, कि किसने पहला आक्रमण करा था, कैसे करा था। तो हम जानते हैं, इसकी पहले हमें जानकारी मिलती है चचनावक पुस्तक से। चचनावक पुस्तक एक बिलादरी नाम के लेखक हुए हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि भारत पर अरबों ने कैसे आक्रमण करा, कैसे आए, किधर साइड से आए। लेखक थे बिलादरी। अरबों के आक्रमण की जानकारी हमें चचनावक पुस्तक से मिलती है। अब हम जान लेते हैं, इसके बाद जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी कि अरबों ने भारत पर आक्रमण करा, या क्यों भारत पर ही अरबों ने आक्रमण करा, भारत में आने की क्यों सोची अरबों ने, इस्लाम धर्म का प्रचार क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस्लाम धर्म भारत में क्यों आया। तो हम इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि आखिर कैसे भारत पर आक्रमण करने की सोची अरबों ने, क्यों भारत में आए। तो इसमें सबसे पहला कारण ये आता है, हमारे भारत के बारे में पहले से ही बहुत से लेखकों ने लिखा था कि एक भारत बहुत ही संपत्ति वाला देश है, इसमें बहुत सोना चांदी है, एक बहुत सोने की चिड़िया है। भारत को पहले से ही सब, हमने जब सिकंदर वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें जाना था कि सिकंदर भी, हेरोडोटस नाम के लेखक ने किताब लिखी थी इतिहास की, तो उसमें ही बताया गया था कि भारत में बहुत सोना है, बहुत संपत्ति है। इसलिए जब अरब, यहाँ इन्हें अरबों को पता चला कि भाई हाँ, एक भारत नाम का देश है, उसमें बहुत सोना चांदी है, बहुत संपत्ति है उसमें, कि उधर साइड चला जाए और वहां से कुछ सोना चांदी लेकर लूटपाट करके कुछ अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे अपने यहाँ गजनी में, अरब साइड में आके, और अपने थोड़ी संपत्ति हो जाएगी, तो उससे थोड़ा बहुत अपना साम्राज्य विस्तार तो होगा ही, साथ में विकसित, हमारा देश और विकसित होगा। तो उनका मेन मोटिव तो यही था कि एक तो साम्राज्य विस्तार हो, और दूसरा कि यहाँ से जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके संपत्ति को लूट के अपने देश में ले जाया जाए। इनका मेन मोटिव यही था। तो हम जानेंगे कि पहले ये हमारा आज के टाइम का भारत है। ये हमारा इस टाइम का भारत है, जो हमारा अब है इस टाइम, ठीक है। हम जानेंगे उस टाइम के भारत के बारे में। उस टाइम का भारत था, ये हमारा इधर साइड में पाकिस्तान है यहाँ, और इधर साइड था ये अफगानिस्तान। तो ये जितना भी क्षेत्र है अफगानिस्तान पाकिस्तान का, यहाँ तक सब भारत ही था, भारत के रास्ते। इधर सिंध प्रांत और गांधार बोलते थे इस क्षेत्र को। तो यहाँ पर भारत के राजाओं का ही राज था यहाँ तक। और इससे साइड में इधर आएंगे तो हम इधर पढ़ते थे अरब देश, अरब इधर रहते थे, जो कि पहले से ही इस्लाम के थे, उन्होंने इस्लाम की स्थापना हो चुकी थी अरब में पहले से ही। वो जब आएंगे हमारे देश पर आक्रमण करेंगे, जीतेंगे, उसके बाद ही इस्लाम धर्म आएगा, इस्लाम धर्म का प्रचार होगा। तो सबसे पहले कोशिश जो करी थी हमारे देश पर आक्रमण करने की 711 में पहली बार कोशिश हुई थी, 711 ईस्वी में वो करी थी। अब्दुल्ला नाम के एक व्यक्ति ने कोशिश करी थी, पर लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था आक्रमण करने में, ये जीत नहीं पाया था किसी भी राजा के क्षेत्र को। तो इसका आक्रमण विफल हो चुका था। फिर इसके बाद एक कोशिश करेगा 712 में, 712 ईस्वी में कोशिश करेगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में कोशिश करता है आक्रमण करने की, आक्रमण कर भी देता है। वो आक्रमण इधर ही क्षेत्र से क्यों करेगा, रेगिस्तान वाले से, हम जानेंगे। क्योंकि इस टाइम पे इधर ऊपर की तरफ तो हिमालय है, ऊपर हिमालय है, और नीचे की तरफ है समुद्र। तो ना तो समुद्र की तरफ से आ सकता हूँ क्योंकि यहाँ सारे में जल है, और इधर हिमालय ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत है, तो उसको आसानी, थोड़ा मतलब इतना आसान तो नहीं था, कठिन था रेगिस्तान में आना, पर
फिर भी उसे लगा कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, इधर साइड से पश्चिम की तरफ से हम राजस्थान वाले क्षेत्र से, सिंध प्रांतीय क्षेत्र से आक्रमण करेंगे तो थोड़ी बहुत आसानी होगी, यहाँ से जल्दी से हम भारत में एंट्री कर जाएंगे और वहाँ से राजाओं को जीत पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र अपने देश में मिला पाएंगे। तो उन्होंने इधर साइड से आक्रमण करा, इसने सिंध प्रांत पर आक्रमण करा पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने। ये मोहम्मद बिन कासिम है। मेन कारण तो बता ही दिए मैंने इसके। इसका एक तो साम्राज्य विस्तार, क्योंकि कोई भी राजा है जब किसी भी क्षेत्र को जीत लेगा तो उसके अंडर में आ जाएगा वो क्षेत्र, वो उसका ही है क्षेत्र, उसमें चाहे कुछ भी करे हो, उसका संपत्ति कहीं भी अपने विदेश में भेजे या उसमें विस्तार करे या उसको मतलब कैसी भी स्थिति करे उसके अंडर में रहता है वो, चाहे जैसा भी करे, जैसे साम्राज्य विस्तार और थोड़ी लूटपाट करना, यही था इनका मेन मोटिव। तो जिससे कि भारत ज्यादा संपत्ति बाहर ले आ सके, अपने देश में विकसित कर सके और वहां साम्राज्य विस्तार कर सके सही से। मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कर दिया। यहाँ पर था उस टाइम दाहिर नाम का एक राजा था जिसका राज था, दाहिर को ये हरा देता। दाहिर को हराने के बाद ये जब दाहिर को हरा देगा तो यहाँ पर बहुत लूटपाट करता है। पहले से ही जितने भी इस्लाम के शासक हुए हैं, जो भी मुस्लिम शासक हुए जिन्होंने भी भारत पर आक्रमण करा, सबने ऐसे ही करा कि लूटपाट करना, नरसंहार करना, बहू बेटियों को बहुत ही असम्मानजनक तरीके से उनकी मतलब ले जाते थे, यहाँ से लेके यहाँ अपने देश में ले जाकर बोझ लगाते थे, उनके साथ बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार करते थे। ये इस्लामी राजा जितने भी थे, मुस्लिम राजा बाहर के विदेश के, ऐसे ही इसने करा। इसने बहुत मार काटी, जितने 17-18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति थे सबको इनने मार दिया था, बस को किसी को ही छोड़ा था बहुत ही कम। इसने मतलब एक तरीके से मान लो बहुत ही क्रूर तरीके से इनने नरसंहार करा था यहाँ पर। अब जब ये यहाँ सिंध प्रांत को जीत लेगा तो यहाँ पर इसका राजपाट हो जाएगा, यहाँ पर ये शासन करेगा, इसके अंडर में आ गया। अब ये यहाँ से सीधा देखेगा भारत की तरफ, यहाँ अंदर मतलब भारत में और अंदर आने की सोचेगा, क्योंकि इसको पता है पहले से भारत में संपत्ति है ठीक ठाक, भारत में सोना चांदी, उस टाइम के मंदिर थे, उन मंदिरों में इतना बहुत सोना चांदी था। ज्यादातर जिस भी मंदिर में जाते हैं हम कि बहुत ही सोना चांदी मिला था। इनको पता भी था कि यहाँ भारत के मंदिरों में बहुत सोना चांदी, भारत के पास बहुत संपत्ति, सोने की चिड़िया बोला जाता भारत को। अब इसका यहाँ पर शासन होगा। यहाँ पर सबसे पहले जब ये शासन करेगा तो एक तो इनके टाइम पर जो खजूर की खेती है ना, खजूर की खेती ये यहाँ पर लेकर आए थे, सबसे पहले खजूर लेकर आए थे भारत में। खजूर की खेती इन्हीं के टाइम से होनी शुरू हुई है। और प्लस जो ऊंट थे, ऊंटों की जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान ये इधर को रेगिस्तान के क्षेत्र से आ रहे हैं, तो इनके यहाँ ऊंट तो चलते हैं, पहले से ऊंट सवारी चलती थी। अब ये जब भारत में आएंगे तो भारत में भी ऊंटों को सबसे पहले यही लेकर आए थे। ऊंट आ गए भारत में, ऊंट पालने शुरू हो गए इनके टाइम से, दो चीज नहीं आ गई। अब जब यहाँ का राजा बनेगा तो इसने एक करोल लगाया था जिसे हम जजिया कर बोलते हैं। कर का मतलब होता है, मतलब जजिया कर का, कि जो भी गैर मुस्लिम है, जिन्होंने मुस्लिम धर्म नहीं अपना रखा, उन्हें कर देना पड़ता था, तो उसको हम जजिया कर बोलते थे उस कर को। जजिया कर सबसे पहले भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। अब यहाँ पर कुछ टाइम तक रुकेगा, कुछ टाइम रुकने के बाद यहाँ से थोड़ा धन लूटपाट करेगा और अपने देश में वापस चला जाएगा। अब इसके बाद आएंगे हमारे तुर्कों के आक्रमण होने शुरू हो जाएंगे। अब तुर्क आएंगे, तुर्क जो कि गजनी में थे, वो गजनी में राज करते थे, गजनी में रहते थे। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे तुर्कों को। तुर्क में ये गजनी है इधर साइड यहाँ। गजनी में उस टाइम दो शासक थे, एक तो अलुत्तगिन, एक सुबुक्तगिन। ये दो शासक है, इसमें सुबुक्तगिन है। गजनी में ये तुर्क साम्राज्य स्वतंत्र तुर्क साम्राज्य की स्थापना करता है।
तुर्क साम्राज्य की स्थापना कर दी इसने। अब ये तुर्क कहलाने लगे यहाँ से, इनके बाद ये सब जितने भी ये सब तुर्की कहलाने लगेंगे, क्योंकि तुर्की साइड में जिधर गजनी है, गजनी साइड में सुबुक्तगीन ने सबसे पहला आक्रमण करा था भारत में 986 ईस्वी में। 986 ईस्वी में करा था। यहाँ पर देवल है, देवल के आसपास, यहाँ देवल पड़ता है इधर साइड। देवल का राजा था उस टाइम पर जयपाल। जयपाल नाम का राजा था। जयपाल पे ये आक्रमण करेगा, जयपाल को हरा देता है ये। जयपाल नाम का शासक है जो कि देवल की गद्दी पर बैठा है। जयपाल का और सुबुक्तगीन का युद्ध होता है। सुबुक्तगीन जीत जाता है, सुबुक्तगीन उसमें विजयी होता है। विजय होने के बाद इसे छोड़ता, मारता नहीं है, छोड़ देता। फिर कुछ दिन तक ये शासन करेगा। ये जब इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसके बाद बैठेगा इसका पुत्र मोहम्मद गजनवी। ये गजनवी बैठ गया है गजनी गद्दी पर। इसके बाद इसका बेटा मोहम्मद। अब मोहम्मद गजनवी है। मोहम्मद गजनवी भारत की तरफ आक्रमण करेगा। तो मोहम्मद गजनवी के भी माइंड में यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा धन लूटूं, भारत से लूट के अपने मध्य एशिया में ले जाएं और वहां जाके अपने साम्राज्य विस्तार करें, अपने देश को विकसित करें, वहां की जनता में थोड़ा पैसा बांटें। ये भी इसी दृष्टि से इनका शुरू में जब इन्होंने आक्रमण करते हैं मुस्लिमों ने भारत पर, तो इनका पहले मेन मोटिव ये नहीं था कि हम भारत में रह के शासन करेंगे या भारत में शासन चलाएंगे अपना। इनका मेन मोटिव यही था, ज्यादातर यही फोकस करते थे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके धन लूटो, भारत से लूट के और अपने देश में ले जाओ और वहां पे अपने देश में विकसित करो, बांटो, जनता में लगाओ अपने देश में पैसा, अपने साम्राज्य विस्तार करो अपने यहाँ पर। ये भारत में शासन करने की दृष्टि से नहीं आए थे, शुरू में लूटपाट की दृष्टि से ही आए थे। तो गजनी आक्रमण करेगा। सबसे पहला आक्रमण करता है 1001 ईस्वी में। इसने कुल 17 बार आक्रमण करते भारत में। 17 बार आक्रमण करेगा ये, ठीक है। 17 बार में आक्रमण करने के बाद ये सबसे पहला आक्रमण करता है 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में आक्रमण करेगा। ये जयपाल पे आक्रमण, क्योंकि इसके पिताजी ने इसे मारा नहीं तो जयपाल को छोड़ देता, तो जयपाल पे आक्रमण करता है। जयपाल पर जब ये आक्रमण करेगा तो जयपाल को ये फिर हरा देता है। जयपाल को हराने के बाद ये जयपाल हार जाता है। ये इसका बेटा होता है, इसके पिता से भी पिता से हारने की एक अलग बात है कि उसकी सेम ऐसा ये इसका बेटा था। तो ये सोचता है यार मेरे को इतने छोटे लड़के ने हरा दिया। ये मतलब सहन नहीं कर पाता अपनी बेइज्जती और अपने हार को स्वीकार नहीं कर पाता, और वैसे बहुत ही मतलब शर्मनाक तरीके से ये हार लगती है कि मैं यार बहुत एक कम उम्र के लड़के से हार गया। तो ये जब इसे सहन नहीं कर पाता, ये कर लेता है आत्महत्या। ये अपनी आत्महत्या कर लेता इसमें हारने की वजह से। फिर इसका लड़का है, जयपाल का लड़का है आनंदपाल। आनंदपाल बैठे गद्दी पर यहाँ। आनंदपाल और मोहम्मद गजनवी का भी युद्ध होता है। ये सोचता है आनंदपाल की मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लूंगा, क्योंकि इसके पिता ने इसकी वजह से आत्महत्या करी हारने के बाद। जब ये गद्दी पर बैठता है तो इसका और मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होता है 1008 ईस्वी में। 1008 ईस्वी में ये फिर से आनंदपाल को हरा देता है मोहम्मद गजनवी। उस टाइम का ये बहुत शक्तिशाली शासक हो चुका था, क्योंकि ये पहले से इसके पिता सुबुक्तगीन ठीक ठाक शासक थे गजनी में। 1008 में फिर हरा दिया इसको हारने के बाद ये तो चला जाता है हिमालय के पहाड़ों में। ये छुपता फिरता बच जाता है, ये मरता नहीं है, युद्ध में मारता नहीं है, इसे चला जाता है अपने जंगलों में और पहाड़ों में। उसके बाद ये करेगा दो आक्रमण और करेगा भारत में, महत्वपूर्ण आक्रमण, जिसमें एक तो पहला कन्नौज पे होगा 1001 कन्नौज पर करेगा 1018 ईस्वी में। क्योंकि मैंने बताया था आपको इससे पहली वीडियो में कि कन्नौज एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर चुका है। यहाँ पर एक कन्नौज के लिए ही त्रिपक्षीय युद्ध होता है। जितने भी राजपूत
कन्नौज में गहरवाल थे, इधर राजस्थान में राजपूत थे, मालवा के शासक थे चालुक्य। ये सब आपस में कन्नौज को ही एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में मानने लगे थे, राजनीतिक शक्ति के रूप में। ये कन्नौज पर आक्रमण कर देता है, कन्नौज पर आक्रमण करेगा 1018 ईस्वी में। कन्नौज पर आक्रमण करके वहाँ के मंदिरों को तोड़ता है, वहाँ सोना लूटता है और वहाँ से जितने भी शासक थे उनको हरा देता है। हराने के बाद फिर ये करेगा 1025 में बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण, इससे एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। उसको करेगा ये सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर यहाँ पर गुजरात में। सोमनाथ मंदिर उस टाइम का ही बहुत जाना माना मंदिर था और अभी भी बहुत जाना माना मंदिर है। उस टाइम पर ये शिव मंदिर है। इसमें शिव मंदिर में माना जाता है, इसमें बहुत उस टाइम पे बहुत सोना चांदी था, हीरे जवाहरात उस टाइम पे बहुत थे। जब इसको पता भी था मोहम्मद गजनवी की हाँ इसमें सोमनाथ मंदिर में, शिव जी के मंदिर में बहुत सोना चांदी है, तो इसने इसी लूटने की दृष्टि से ही यहाँ आक्रमण करा था कि वहां से मैं मंदिर में आक्रमण करूंगा और वहां से सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट लूंगा और अपने देश में ले जाऊंगा। और इसने यही करा, 1025 में आक्रमण कर दिया इसने यहाँ। जब ये 1025 में आक्रमण करेगा तो यहाँ पर एक शासक थे भीम फर्स्ट का यहाँ पर राज था। भीम फर्स्ट सोलंकी बोले जाते थे, भीम सोलंकी। इसने आक्रमण करा सोमनाथ पे। भीम सोलंकी ने हालांकि खूब डटकर सामना करा इसका, पर लेकिन ये इसके सामने टिक नहीं पाया ज्यादा टाइम तक ये, और यहाँ इससे हार गए युद्ध में। हारने के बाद इसने खूब मारकाट करी, यहाँ पे मारकाट करने में लूटपाट करी, लूटा यहाँ से सोना चांदी लूटे और लूट के फिर अपने गजनी में यही करते थे, अपने गजनी में क्षेत्र में ले आए थे, वहाँ अपने जनता को देते थे, वहाँ बांटते थे जनता में। और ऐसे ही यहाँ पे करा इसने। इसके बाद फिर एक आक्रमण, लास्ट आक्रमण करेगा 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में करा था इसने देहरादून पे आगरा के। देहरादून पे आगरा के 17 आक्रमण हुए थे। 17 इसने बहुत ही मतलब एक ठीक शक्तिशाली शासक हो गया था ये उस टाइम पे, क्योंकि लग ही रहा है हमें। पहले यहाँ सिंध प्रांत को जीत लिया, फिर इसके बाद कन्नौज, सोमनाथ, इसकी शक्ति बहुत कुछ शक्ति बढ़ गई थी इसकी। फिर इसके बाद आया हमारे मोहम्मद गोरी आएगा, मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। पर इससे पहले एक इसके साथ एक लेखक और आए थे जो कि बहुत ही जाने माने लेखक रहे हैं। अल-बरूनी इसके टाइम पे, इसके शासन के टाइम पे भारत में आए थे। इनकी किताब है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद में हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और अल-बरूनी पहले मुस्लिम लेखक हुए हैं, एक कवि हुए हैं कि जिन्होंने पहले भारत में पुराणों को पढ़ा था। पुराणों को पढ़ने के बाद इन्होंने ही इसमें मतलब अरबी में और उर्दू में इन्होंने इसका अनुवाद करा था पुराणों का। इन्होंने सबसे पहले पुराण पढ़े थे। और किताबुल हिंद में हमें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भारत के इतिहास के बारे में हमें अच्छे से जानकारी मिलती है। वो उस टाइम के बहुत बढ़िया लेखक थे। और एक इनके दरबार में एक कवि रहते थे फिरदौसी। फिरदौसी कवि रहते, गजनी में ही रहते थे। गजनी से फिर जब भारत में आए तो भारत में इनके साथ आए थे ये फिरदौसी कवि। अब इसके बाद क्या होगा, ये गजनी है, गजनी के बाद में फिर मोहम्मद गोरी का आक्रमण होगा भारत पे। हम उसके बारे में जानेंगे। जिस टाइम पे चौहान वंश के शासक थे, हमारे सबसे शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज तृतीय थे उस टाइम पे। उनके टाइम पे ये युद्ध आक्रमण करता है भारत पे। हम उसके बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। अब मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पता चल सके कम से कम टाइम में। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।